सूरज और उसकी 7 बहनें माला, मधु, पूजा, सीमा, मेघा, वर्षा और किरण इस दुनिया में अनाथ हो गए। कुछ दिन पहले सुबह के समय उनके माता पिता जिस बस में मजदूरी करके शहर से गांव लौट रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। ये खबर जब सभी भाई बहनों को मिली तो रो रो कर उनका बुरा हाल था। रिश्तेदार भी बच्चों से पल्ला झाड़कर अपने अपने घर चले गए। माला दीदी, मुझे भूख लगी है। हाँ मेरे राजा भैया, मैं और रोटी लाती हूँ। अब क्या करूँ, जो आटा था उसकी रोटियाँ बना दी। सबके हिस्से में आधी आधी रोटी आई। अब सूरज को रोटी, हाँ मैं अपने हिस्से की रोटी सूरज को दे देती हूँ। माला जैसे ही अपने हिस्से की रोटी सूरज की थाली में रखने लगती है, वो देखती है उसकी 6 बहनें पहले ही अपनी रोटी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सूरज की थाली में रख चुकी हैं। माला दीदी, ये देखो मेरे पास कितनी सारी रोटियां। मुझे मधु दीदी, पूजा दीदी, सीमा दीदी, मेघा दीदी, वर्षा दीदी और किरण दीदी सबने अपनी रोटी दे दी। माला दीदी, हम सबको इतनी भूख नहीं थी। हाँ दीदी, सूरज हमारा छोटा भाई है। अगर वो पेट भर कर खाएगा तो हमें लगेगा कि हमारा पेट भर गया। इसीलिए हमने अपनी रोटी में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सूरज को दे दिया दीदी। मेरी प्यारी बहनों, तुम सब बहुत समझदार हो। माँ बापू के जाने के बाद सूरज बहुत उदास रहने लगा है। हमें अपने भाई को हर खुशी देनी है, खुद को कितनी भी तकलीफ हो जाए, पर हमारा भाई हमेशा मुस्कुराता रहे। अब से हम यही कोशिश करेंगे। मैंने गांव के जमींदार साहब से बात कर ली है, वो हम सबको अपने खेतों पर काम दे रहे हैं। अब हम सब मिलकर मजदूरी करेंगे और सूरज को पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे। फिर सूरज की अच्छी नौकरी लग जाएगी, सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार आता, सभी बहनें मिलकर अपने भाई को राखी बांधती, उसकी लंबी आयु की कामना करती। अरे वाह दीदी, ये बैट बॉल तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया ना? ये देखो, हम सब ने तुम्हारे लिए नया कुर्ता पजामा भी खरीदा है। माला दीदी, हम सब ने लड्डू बना दिए। लड्डू? आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो हर दिन रक्षाबंधन मनाऊंगा दीदी। आप सब मेरे लिए इतना करती हो। बढ़िया बढ़िया कपड़े, खिलौने, मिठाई। सच में रक्षाबंधन का त्योहार तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्या हुआ दीदी? मैंने आपको कहा था ना, हम सब बहनें आज के दिन नहीं रोएंगे। पर मधु दीदी, आज रक्षाबंधन के दिन सूरज की बहुत याद आ रही है। याद तो हम सबको आएगी ही, आखिर सूरज हमारा इकलौता भाई है, हम 7 बहनों की जान है। पर वो तो अपनी पत्नी के कहने पर चल रहा है। शहर में नौकरी लगती ही उसने हम सबको बिना बताए सुनैना भाभी से शादी कर ली। और जब पिछले साल हम सब बहनें अचानक उससे मिलने शहर गए, आपको याद है ना, सुनैना भाभी ने और सूरज ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था। सूरज, तूने शादी कर ली, शहर में घर बसा लिया और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। हम सब तेरे आने की राह देख रहे थे। कितने साल तो तूने शहर में पढ़ाई में लगा दिए, मुश्किल से एक बार मिलने के लिए आया। ऐसा क्यों किया तूने? अरे तुम सब उसे क्यों तंग कर रही हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी जो वो नहीं आया। तो क्या हुआ, हम सब बहनें उससे मिलने आ गई। सूरज मेरे प्यारे भैया, कल रक्षाबंधन है, तो हमने सोचा कि हम इस बार अपने हाथों से तुम्हें राखी बांधे, इसीलिए हम सब बिना बताए आ गए। सुनैना भाभी, ये आपके लिए कुछ उपहार लाए थे। हमने सोचा पहली बार आपसे मिल रहे हैं, आप देखकर बताओ कैसे हैं। मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ, ये सब तुम जैसी गांव की गंवार ही पहनती हैं। हम शहर के लोग नहीं पहनते, और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम सब जानबूझकर यहाँ आई हो। तुम्हें पता है तुम ये 2-2 रुपए की राखी बांधकर अपने भाई से अच्छे खासे पैसे और महंगा सामान वसूल कर ले जाओगी। मैं सब जानती हूँ तुम जैसी बहनें बहुत चालाक होती हैं। तुम सब जानती हो कि सूरज एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है, और हमने ये नया फ्लैट भी खरीदा है। कहीं ना कहीं तुम सबके मन में यही चल रहा होगा कि जितना पैसा तुमने सूरज पर लगाया है वो वसूलने का समय आ गया है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? भाभी आप ज्यादा बोल रहे हो, हम सब ने ऐसा कभी नहीं सोचा। सूरज हमारा छोटा भाई है और हमें जान से प्यारा है। किरण चुप हो जाओ, भाभी के आगे मत बोलो, वो ओहदे में तुमसे बड़ी है। माला दीदी, एक बार आने से पहले बता तो देती, हमारे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं। आप सबके सब आ गई हो अचानक से। हमें सुनैना के घर जाना था, वहाँ रक्षाबंधन की पार्टी है। मैं आपके साथ बैठकर यहाँ टाइम तो खराब नहीं कर सकता ना। एक काम करो, आप सब ये राखी रख दो, मैं अपने आप बांध लूंगा। सुनैना, इन सबको चाय पानी दे दो, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने होटल जा रहा हूँ। सूरज, राखी और ये लड्डू। सूरज, तुम लोगों ने चाय पानी पीना है या जल्दी से बताओ, क्योंकि मेरा भी ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट है, मुझे वहाँ जाना है। मेरी मॉम के घर रक्षाबंधन की बहुत बड़ी पार्टी है,
कल मुझे अपने भाई के घर राखी बांधने जाना है, उसके लिए मुझे तैयार होना है। नहीं नहीं भाभी, हम कुछ नहीं लेंगे, हम चलते हैं। सभी बहनें अपने भाई सूरज को याद करके रो पड़ती हैं। तभी जमींदार साहब आ जाते हैं। माला बेटी, ये लो मेरे मोबाइल पर शहर से सूरज की पत्नी सुनैना का फोन आया है। बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं खुद ही चला आया, नहीं तो तुम्हें बुला लेता। लगता है सूरज किसी तकलीफ में है। सुनैना बहु घबराई हुई है। क्या हमारा भाई तकलीफ में है? जमींदार साहब, एक बार फोन मिलाकर बात करवा दो, मेरा तो मन घबरा रहा है। हेलो माला दीदी, हेलो। सुनैना फोन पर रोने लगती है। सूरज का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके कई चोटें आई थी। सूरज को खून की जरूरत थी जो उसकी बहनें ही उसे दे सकती थी, और अस्पताल में सूरज की हालत देखकर सारी बहनें फूट फूट कर रोने लगी। सूरज को बचा लो माला दीदी, उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। घबराओ नहीं सुनैना भाभी, हमारे भाई को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम अपने भाई को कुछ नहीं होने देंगे। सारी बहनें मिलकर सूरज को अपना खून देती हैं। सूरज को जितना खून चाहिए था उसे अपनी बहनों से मिल जाता है, और भाई बहन के रिश्ते की जीत होती है। सूरज ठीक हो जाता है और अपनी बहनों से माफी मांगता है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, अपनी बहनों को अकेला छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो, मैं भी पैसों के अहंकार में रिश्तों को भुला बैठी थी। मैंने सूरज को आप सबसे दूर कर दिया। दीदी मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, तुम दोनों रो मत मेरे प्यारे भैया, हमारे होते हुए तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है। मधु, पूजा, मेघा, सीमा, वर्षा, किरण, चलो हम सब मिलकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और इस रक्षा सूत्र को बांधकर इसकी नजर उतारते हैं, इसकी सारी बलाएं ले लेते हैं। हमारा प्यारा भैया जुग जुग जिए, हम सब यही कामना करते हैं। पूरा परिवार खुशी खुशी आपस में मिल जाता है। अज्जू, अब बस भी कर, कितना रोएगा? रो नहीं तो क्या करूं? मुझे ये बताओ, आप मेरे भाई हो या उस किशन के? आपने मेरी बॉल उसे क्यों दे दी? अज्जू, वो बॉल उसी की थी, तूने उससे छीनी थी, ये तो गलत है ना? तो क्या हुआ, मैंने छीनी थी तो वो मेरी हो गई ना। और वैसे भी वो किशन बॉल से कैसे खेलते हैं उसे तो ये भी नहीं पता। नहीं अज्जू, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज किसी से छीन लेने से वो तुम्हारी नहीं हो जाती। तू परेशान क्यों होता है? मैं तेरी और किशन की दोस्ती करवा दूंगा। नहीं, रहने दो भैया, अब तो मुझे मेरी नई बॉल चाहिए। इतना कहकर अजय वहां से चला जाता है। विजय बड़ा भाई था और अजय को अच्छी और सही बातें सिखाता था, लेकिन अजय को तो हमेशा अपने मन की ही करनी थी। पिता के देहांत के बाद अचानक ही विजय पर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई, जिस वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वो गांव के एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। उसने अजय की पढ़ाई रुकने नहीं दी। दोनों की माँ शांति भी लोगों के घरों में काम करने लगी। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था, लेकिन इस सब से अजय को कोई मतलब नहीं था। उसे तो अपनी जिंदगी अपनी तरह से ही जीनी थी। माँ, माँ, खाओ। क्या हो गया? क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है तूने? माँ, मुझे आज के आज नई बॉल चाहिए। अरे, लेकिन पिछले हफ्ते ही तो तुझे नई बॉल दिलवाई थी विजय ने, वो कहाँ गई? अब वो खो गई, अब मुझे नई बॉल चाहिए, और वो भी अच्छी वाली। तभी विजय भी घर आ जाता है। उसके हाथ में एक नई बॉल थी, वो उसे अजय को देता है। अजय उस बॉल को लेकर विजय से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शांति विजय से कहती है, विजय बेटा, इसका दिमाग इतना खराब मत कर, तू सारा दिन मेहनत करता है और ये। कोई बात नहीं माँ, अभी छोटा है, समझ जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। विजय ने कड़ी मेहनत से अब खुद का एक ढाबा खोल लिया था। घर खर्च के साथ साथ वो अजय की पढ़ाई का भी सारा खर्च उठा रहा था। फिर एक दिन, भैया, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ अज्जू, बोलो ना। भैया, मुझे एमबीए करना है। शहर में एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मेरे दोस्त के पापा की वहाँ अच्छी जान पहचान है। मेरा एडमिशन आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा फंड जमा करना होगा। अच्छा,
कितने पैसे लगेंगे? ये कोई 4-5 लाख। क्या? इतने पैसे? लेकिन अज्जू भैया, मुझे पता है आपके पास पैसे हैं, बस आप मुझ पर खर्च करना नहीं चाहते। अजय, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? तुझे ये तो पता है कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो पैसे कमाने में इसने कितनी मेहनत की है इसका तुझे एहसास भी है? इसका सपना है कि अपने ढाबे को एक अच्छे होटल में बदले, इसलिए कितने सालों से पाई पाई जोड़ी है इसने। तुझे जो करना है अपने दम पर कर। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। ये मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? कोई बात नहीं अज्जू, तू जाकर सारी बात कर ले, पैसों की चिंता मत कर। एक बार तेरी अच्छी नौकरी लग जाए फिर तो सारे सपने पूरे हो ही जाने हैं। शांति के मना करने के बावजूद विजय अपने जोड़े हुए सारे पैसे अजय के एडमिशन के लिए खर्च कर देता है और आगे भी अजय के सारे खर्च उठाता है। अजय को एमबीए के बाद कॉलेज प्लेसमेंट से एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाती है। ये सुनकर विजय बहुत खुश था। उसे उम्मीद थी कि अब घर के खर्च में अजय भी उसका हाथ बटाएगा। अज्जू, तू घर कब आ रहा है? सुन, मैंने तुझसे कहा था कि शहर में कोई अच्छा डॉक्टर देख के बताना, माँ की हालत बिगड़ रही है। ओफो भैया, अब मैं जॉब करूं या ये सब करूं, मेरे पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। आप वहीं पर देख लो ना, और मैं फिलहाल घर नहीं आ पाऊंगा, बहुत बिजी हूं मैं। ये कहकर अजय फोन काट देता है। साथ ही वो उम्मीद भी तोड़ देता है जो विजय उससे लगाकर बैठा था। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अजय ने कभी विजय और अपनी माँ की मदद करने के बारे में नहीं सोचा। उसने शहर में अपने बॉस की बेटी से शादी कर ली और शादी में मिले फ्लैट में आराम से रहने लगा। विजय का भी अब अपना परिवार था, पत्नी विभा और 2 बच्चों के साथ वो अपनी माँ शांति की भी जिम्मेदारी उठा रहा था। फिर एक दिन, विजय बेटा, अब लगता है ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास। अज्जू को बुला ला बेटा, जाते जाते एक बार उसका चेहरा देखना चाहती। विजय अजय को फोन लगाता है, लेकिन अजय एक बार भी उसका फोन नहीं उठाता। हार मानकर विजय खुद उसे लेने उसके घर पहुंच जाता है। अरे भैया, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत थी तभी तो आया हूँ। माँ की हालत ठीक नहीं है, वो तुझसे मिलना चाहती है। तू और निधि जल्दी चलो मेरे साथ। इतने में अजय की पत्नी निधि कमरे से बाहर आती है और कहती है, अजय, मैं तो नहीं चल पाऊंगी, तुम्हें तो पता ही है ना, मुझसे बिना एसी के रहा नहीं जाता। और वैसे भी नेक्स्ट वीक कंपनी का इवेंट भी तो है, इतने इम्पोर्टेंट टाइम में तुम कैसे जा सकते हो? हाँ भैया, निधि बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अज्जू, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू इतना बड़ा आदमी हो गया कि तेरे लिए ये सब माँ से भी जरूरी हो गया है। बस भैया, माँ का बहाना बनाकर आप मुझे मत सुनाओ। और ये अज्जू क्या है? मेरा नाम अजय है। मेरी यहाँ क्या रेपुटेशन है आपको क्या पता? यहाँ आपका वो सस्ता ढाबा नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे मैं संभालता हूँ। मैं अपने काम को सीरियसली लेता हूँ, इसलिए आज मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ, खुद ही देख लीजिए। आपकी लाइफ स्टाइल और मेरी लाइफ स्टाइल में कितना अंतर है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। दिख रहा है, आज सब दिख रहा है मुझे। विजय अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वहां से वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसकी बची खुची उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। शांति बीमारी से लड़ते हुए जल्दी ही दुनिया को अलविदा कह देती है। अब अजय और विजय के रास्ते बिल्कुल अलग थे। अमीरी के घमंड में अजय वो सब करता गया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपने ही ससुर की कंपनी को धोखे से अपने नाम करने की कोशिश की। ये धोखा निधि को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अजय को छोड़कर चली गई। अजय के ससुर ने उस पर फ्रॉड का केस कर दिया। अजय को लग रहा था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वो गलत था। कोर्ट में वो केस हार गया। अब ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही रहने के लिए आलीशान घर। अजय जहां भी नौकरी की उम्मीद लेकर जाता, उसे एक ही जवाब मिलता था, देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन आपका नाम मार्केट में इतना खराब हो चुका है कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन सर, मैं काबिल हूं, मैंने इतनी बड़ी कंपनी को अपने दम पर चलाया है। आपकी कंपनी?
किसी की कंपनी छीन लेने से वो आपकी नहीं हो जाती मिस्टर अजय। ये वही सीख थी जो विजय ने बचपन में अजय को दी थी, जो अजय को तब तो समझ नहीं आई, लेकिन अब आ गई थी। उसे एहसास हो गया था कि वो हमेशा से गलत था। इतने सालों में पहली बार उसे घर की याद आ रही थी, और अपने भाई विजय की भी। वो तुरंत अपना सामान लेकर अपने गांव पहुंचा, लेकिन उसका गांव अब पहले जैसा नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, अच्छे मकान थे, और खास तौर पर हर जगह एक बड़े होटल के इश्तेहार लगे हुए थे। उस होटल के इश्तेहार के साथ हर जगह विजय की फोटो भी लगी हुई थी। अजय ये सब देखकर चौंक गया। उसने एक गांव वाले से इस सब के बारे में पूछा तो उसे पता चला। भैया, ये तो हमारे विजय भैया हैं। हमारे गांव की तो काया ही पलट दी विजय भैया ने। कई साल पहले ढाबा चलाते थे, फिर अपनी मेहनत से उस ढाबे को इतना बढ़िया होटल बना दिया इन्होंने कि दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। लोग आए तो गांव के लोगों को भी दूसरे रोजगार मिला और सबके दिन संवर गए। ये सब जानकर अजय और भी शर्मिंदा हो गया। वो तुरंत अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर भी वो हैरान रह गया। उसका घर अब पहले जैसा नहीं था। वो तो एक आलीशान हवेली थी। नौकर चाकर घूम रहे थे, और तभी उसने सामने से विजय को आते हुए देखा। स्वागत है मिस्टर अजय, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। भैया, मैं मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। पैसों की चमक ने मुझे अंधा बना दिया था भैया। इतना कहकर अजय रोने लगता है। विजय उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि मैंने जिस अज्जू को भेजा था आज वही वापस आया है मेरे पास, शहर के घमंडी अजय को वहीं पर छोड़कर। मुझे कल भी तेरी जरूरत थी और आज भी तेरी जरूरत है मेरे भाई। विजय ने अजय को दिल से माफ कर दिया था। उसने अजय को गले से लगा लिया, और इसी के साथ दोनों भाइयों के बीच वो लकीर भी मिट गई थी जो अजय ने अपनी अमीरी के घमंड में आकर खींची थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।